पर्यावरण का बहुत हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे आचरण पर। ले एक छोटा सा हम हमारा उदाहरण, अगर दर्पण पर लिखा है सीधे खड़े हो, सत्यम सत्यवदम, तो बार बार देखते देखते दर्पण आप स्वतः ही कर देंगे अपने मन को उस कथन के प्रति समर्पण। याद रखें, हमारा पर्यावरण करता रहता है चुपचाप हमारी आदतों का निर्माण। अतः अपनी डेस्क, दीवारों आदि को इस तरह हम सजाते रहें कि वो हर दिन हमें श्रेष्ठता से भरते रहें, श्रेष्ठता से भरते रहें। पर्यावरण शुद्धि जब से हुई मानव सभ्यता की शुरुआत की जा रही है, उसके द्वारा पर्यावरण के साथ खुराफात। ये तथ्य है, आदिकाल में यौगिक युग में आदमी की आवश्यकताएं भी थी अति सीमित, जो भी थी मिल जाती थी कल्प वृक्षों से त्वरित। आहिस्ते आहिस्ते जो जो हुआ, सभ्यता का तथाकथित विकास कल्प वृक्ष नहीं कर सके, पूरी आदमी की आस। तभी से हो गया शुरू विभिन्न रूपों में प्रगति का करना दोहन। पहले आवश्यकता पूर्ति के लिए, फिर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया ये क्रम अनावश्यक विलासिता की संपूर्ति के लिए। अब तो इसका रूप हो गया है और भी गंभीर। बेताशिया वन कट गए हैं और कट रहे हैं, अंधाधुंध नदियां दूषित की जा रही है, वनस्पति नष्ट हो रही है। परिणाम, प्रकृति भीषण नाराज हो गई है और नानाविध अपना रोग प्रकट कर रही है, कोरोना आदि आदि। पहाड़ धसकने लगे हैं, पृथ्वी का कंपन बढ़ गया है, कहीं सूरज का पारा चढ़ गया है तो कहीं वह ठंडा पड़ रहा है। सब ये समझते भी रहे हैं, पर त्वरित सुधार के लिए पर्याप्त लक्षण दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। फलस्वरूप कुपित प्रकृति का रोष अनवरत प्रकट ही हो रहा है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, नदियों का जहरीला जल, आए दिन भयंकर तूफान, महामारियां, नई नई बीमारियां, न जाने कितनी कितनी नई नई आपदाएं मानव को त्रस्त कर रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या मानव थोड़ा भी सचेत हुआ है? क्या जिस गति से आवश्यक है उस गति से पर्यावरण विशुद्धि की ओर कदम बढ़ रहा है? क्या मानव समझ रहा है? इस लक्ष्य पूर्ति के लिए उसे तथाकथित आधुनिकरण की परिभाषा बदलने की दरकार है। इच्छाओं के अल्पीकरण को हृदय करने की दरकार है, हृदय गमन करने की दरकार है। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई। और उम्र। आज का जो विषय है वो हमारा, जिस तरीके से आज वनीकरण की आवश्यकता है, बागवानी और नर्सरी आधारित उद्योगों की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखे जो सरकार की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की नीतियां हैं, और सरकार आधारित बागवानी और नर्सरी के प्रोजेक्ट जो हम बना के कर सकते हैं, तो उसी को लेकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम बनाकर और बागवानी और नर्सरी द्वारा लोगों का स्वावलंबन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो नीतियां जिनमें विसंगतता है, जो सही नहीं है, तो उन पर हम लोग मिलकर जागरूकता फैलाते हुए सरकार से और अन्य प्रमुख विभागों से उनको सुधार करने के लिए बात रख सकते हैं। तो इस विषय पे आज हमारी अचानक से वो आई, और हमारे बीच में मनोज वानखेड़े जी हैं जिन्होंने ये विषय रखा। उनके हम साधुवाद देते हैं, वही आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं। और मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा कि ये नर्सरी और बागवानी के माध्यम से ये जो रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और जो बेरोजगारी को दूर करने के तौर पर ये एक विकल्प साबित हो सकता है, पर्यावरण को सुधारने के तौर पर ये विकल्प साबित हो सकता है, किसानों को की आय बढ़ाने का एक विकल्प साबित हो सकता है।
तो इन सभी दृष्टिकोणों से इस विषय को सभी के समक्ष रखें आदरणीय मनोज जी, और आ, बताएं कि कैसे हम लोग इसको ग्राम सभा स्तर पर प्रोजेक्ट बना करके नर्सरी खड़ा कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इस पे में हम वाईपी सिंह जी को भी बुलाएंगे। मनोज जी, आप शुरुआत करिए। आदरणीय प्रणाम मनोज वानखेड़े जी। सभी को, नमस्ते, प्रणाम। आज जो चर्चा शुरू हुई हमारे नेशनल के मीटिंग में, एक कोऑपरेटिव जैसे मेरे मन में था, जैसे हम लोग यानी ये जुड़ रहे हैं इसमें, तो बिजनेस मॉडल करके लोगों को जोड़े, उसमें रोजगार भी उपलब्ध होगा, कोऑपरेटिव भी बनेगी और सभी को कोऑपरेटिव भी फायदा होगा और रोजगार भी मिलेगा। इस तरह से एक बिजनेस मॉडल हो, तो कई दिनों से मेरे मन में था। तो आदरणीय टावरी जी ने जो प्रस्ताव रखा कि हम लेने के लिए तैयार है, क्योंकि पहला प्रश्न कोई भी बिजनेस मॉडल है तो मार्केटिंग कैसा होगा, बेचेंगे कहाँ। कोई भी किसान को यही प्रॉब्लम आता है कि हम प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, पर उसके अच्छे दाम कहाँ मिलेंगे और हम उसको सेल कहाँ करेंगे। जो जैसी बात आई, डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि हमको बहुत सारे रोप लगने वाले हैं या हमको बहुत सारे प्लांट्स लगने वाले हैं और उसको मार्केट है। तो इस तरह से हमने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया कि किसानों की नर्सरी खड़ी की जाए। जैसे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने भी की थी एक छोटा मॉडल, 5 लाख का, 5 लाख का एक 10 लाख का मॉडल किया था। जैसे सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री का भी एक मॉडल है जिसमें 50,000 प्लांट का वो MRGS में देते हैं। इस तरह छोटे छोटे प्रोडक्ट में हम प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से है हमारे कोऑपरेटिव का मॉडल तैयार हो कि जिस तरह से मार्केटिंग, जैसे सिंह साहब को या टावरी साहब को जो पौधे लगते हैं और किस क्वांटिटी में लगते हैं, तो वो अगर हम उनका मार्केटिंग क्या या उसके रेट क्या होंगे, तो उसकी तुरंत हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के, उसकी वायबिलिटी निकाल के, किस तरह से का एक नर्सरी का मॉडल एक छोटे इसमें, यानी जिसमें सिर्फ 1 एकड़ या 2 एकड़ लैंड, 2 एकड़ लैंड लगे, थोड़ी सी पानी की व्यवस्था हो, उसमें ड्रिप लगे, उसका शेड हो, एक प्लांट का शेड, और इस तरह एक छोटे व्यवसाय में उसको फिर हम वो भी सप्लाई कर सकते हैं जो डिस्पोजेबल पॉलीथीन बैग्स, उसमें खाद उसको भी लगने वाला है, तो कोऑपरेटिव से हम उसको वो देंगे, गांडूल खत यानी केचुए का खत या शेन खत या ये सारा, और पॉलीथीन बैग्स हम उसको शेड भी बना के देंगे, हमारे पास व्यवस्था है। तो एक शेड और इरिगेशन सिस्टम उसमें सारी उसमें ऑटोमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर वो 3-3 महीने में एक तैयार हो जाता है, तो साल में वो 3-3 महीने का एक क्वार्टरली एक प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे उसमें ज्यादा, जैसे हॉर्टिकल्चर है, सब्जी जैसा ही काम रहता है, तो वो कोई पौधे 3 महीने में तैयार हो जाते हैं, या उनको लगता है साल भरे के प्लांट हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसको एक छोटा बिजनेस मॉडल बना के, उसके हम कोऑपरेटिव बना के उसको हम सेल कर सकते हैं, या हमारे पास बायबैक गारंटी है, तो फॉरवर्ड लिंकेज है। तो इस तरह से चर्चा उत्पन्न हुई थी। अगर हम अभी टावरी सर से मिलने वाले हैं या अगले हफ्ते में नागपुर जाके उनके बैठ के, उनको कितने प्लांट्स लगते हैं, कौन कौन प्लांट लगते हैं, तो उस हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा, प्रोडक्शन में क्या क्या लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा, और एक वायबल प्रोजेक्ट जिसमें एक जो वो 1 एकड़ में सोयाबीन उत्पन्न करता है या तुअर उत्पन्न करता है, उस हिसाब से उसको अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मिलता है उसमें, तो वो खुशी से कर लेगा। क्योंकि नर्सरी में ज्यादा ये नहीं, उसको एक प्लांट लगाना है और लेबर, और वो खुद ही लेबर का काम कर सकता है एक आदमी, उसमें अच्छा सा काम हो सकता है, 2-3 लेबर में उसका काम हो जाएगा। उसको इनपुट्स भी हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देंगे, और उसको एक नर्सरी और ट्रेनिंग भी हम देंगे, और उसका बायबैक भी हम करेंगे। तो वो खुशी से हम एक रोजगार नर्सरी का उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे बात मैंने रखी थी। तो उसमें कि हम कोऑपरेटिव भी बना सकेंगे या इंडिविजुअल ये भी बनेंगे, फंडिंग कितना लगेगा, कोऑपरेटिव में से देंगे या बैंक लोन में से देंगे, इसका एक डिटेल एक्सपर्ट लोग बैठ के अगर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, तो तुरंत हम नर्सरी शुरू कर सकते हैं। और फिर उस पे आधार पे और ये हो सकता है, हम गवर्नमेंट में भी दे सकते हैं, उसका लाइसेंस भी निकाल के दे सकेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री में भी दे सकें। एक बार हम गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि यहाँ बल्क में
ये मिलते हैं। तो समृद्धि हमारे यहाँ जो महामार्ग है या हाईवेज है उसके बाजू में भी लगते हैं। गडकरी साहब ने भी बोला है हमको, एक 5-6 फुट का अगर प्लांट देते हैं तो हम खुशी से वो लेंगे, यानी अच्छी प्राइस देंगे, वो भी हो सकता है। पर ये शुरुआत हम कोऑपरेटिव से या हमारे इससे करें तो बहुत फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काम किया है उसमें और मैंने ये किया है, एक सोशल फॉरेस्ट्री में भी काम किया और एक इसमें भी काम किया वनीकरण में। तो एक फायदेमंद ये प्रोजेक्ट हो सकता है और तुरंत शुरू हो सकता है, यानी अभी के अभी तुरंत शुरू हो सकता है। हम उसमें स्टेक होल्डर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको ये प्लान देके उनको फाइनेंस भी कर सकते हैं, फंडिंग भी कर सकते हैं, उनको वायबिलिटी बता के उनको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत तुरंत। हाँ सर। जी। सर। तो हाँ। ये जो आपने विषय रखा, इसमें तुरंत हो सकता है। हम्म, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसमें बस हम अगर ये एक आंकड़ा निकाल कर लोगों को दिखाने को तैयार हैं कि प्रति करेक्ट। एकड़ कृषि और प्रति एकड़ हाँ नर्सरी नर्सरी में कितना फर्क आ रहा है, या नर्सरी और बागवानी में कितना फर्क आ रहा है आर्थिक लाभ के, अगर हम पैरामीटर पे चेक करते हैं तो। जैसे कि मान करेक्ट। लिया कि, हाँ, जैसे कि मान लिया कि जालना डिस्ट्रिक्ट में, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जालना डिस्ट्रिक्ट में एक किसान है जो पिछले 3 सालों का उसका प्रति एकड़ एवरेज है कि वो 3 साल में प्रति एकड़ वो 50,000 रुपये कमा पा रहा है सालाना। 3 साल का एवरेज उसका ये है प्रति एकड़। और अगर हम उसको 50 से 75 करने की स्थिति में है नर्सरी और बागवानी के माध्यम से, तो वो किसान क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो करेक्ट। करेक्ट। ये प्रोजेक्ट का वो होगा, बेस होगा कि इस आधार पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक पक्ष ये भी होता है ना कि जैसे कोई पेड़ तैयार होता है और पेड़ बड़ा होता है तो वो एक एक मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है कि पेड़ सर सर। फल तो दे ही रहा है और साथ ही साथ लकड़ी भी दे रहा है, यस जीवाश्म। यस। हाँ। तो ये प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे हैं और जिसको अभी कुछ लोगों ने चलाया भी हुआ है, यहाँ पे हमारे एक साथी हैं मयंक गांधी, तो उन्होंने फलदार वृक्षों के ऊपर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है फलदार वृक्ष लगाने की। और उसी में जो नर्सरी है, क्योंकि नर्सरी हमें वो सहूलियत देती है कि वो तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पौधे। अभी वाईपी सिंह जी जुड़ेंगे, वाईपी सिंह जी जर्मनी में हैं, तो उन्होंने हर एक ब्लॉक में एक नर्सरी बनाने का लक्ष्य लिया हुआ है, ब्लॉक या ग्राम पंचायत में। तो वो बताएंगे कि क्या उनका प्रोग्राम है, और सरकार की जो अभी नीतियां, वर्तमान में जो नीति को लेकर एक स्ट्रगल चल रही है कि वो नीतियां कुछ ऐसी हैं कि जिनकी वजह से जो छोटी नर्सरी वाले हैं उनके ऊपर कुछ संकट से आते दिखाई दे रहे हैं। तो उसको लेकर वाईपी सिंह जी लगे हुए हैं कि किसी तरह से इन नीतियों में जो है कोई आमूल चूल सरकार बदलाव ना ले आए, जिससे कि नर्सरी उद्योग से जुड़े लोगों को दिक्कत हो। और ये नर्सरी जो है, नर्सरी का काम आम जनता की पहुंच में रहे, लोग इससे फायदे कमा सकें और लोग इससे क्षेत्र को हरा भरा बना सकें और लोग इससे दूसरों को खुशियां दे सकें। तो ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जब हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है। बड़े शहरों के आसपास क्या छोड़िए, अब छोटे शहरों में भी यही स्थिति हो गई है। तो नर्सरी बागवानी आधारित उद्योग धंधे अगर हम लगाने की स्थिति में हैं और इसके माध्यम से कुछ लाख लोगों को भी अगर हम रोजगार देते हैं, तो वो कई करोड़ पेड़ आपके बीच में दिखाई देंगे, जो हरियाली बढ़ेगी, जो लोगों को आर्थिक समृद्धि मिलेगी, उससे कि बहुत लोगों को फायदा होगा। तो ये सोच के साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम अपनी नेशनल कोऑपरेटिव के सहकारिता मॉडल के द्वारा चलाना चाहते हैं।
और इसीलिए ये चर्चा रखी गई है। मैं आग्रह करूंगा जो हमारे अन्य साथी हैं उसको इस विषय को आगे बढ़ाएं। इसमें हम लोगों ने पिछले सप्ताह पंचकुल की चर्चा की थी। तो पंचकुल में तरुकुल, तो ये तरुकुल का भी एक आधार है, क्योंकि कृषि तो बाद में चालू हुई, पहले तो पेड़ ही होते थे, वही हमारे भोजन का साधन थे। फिर बाद में समाज बना, लोग संगठित हुए और कृषि चालू हुई, गांव बने। तो ये बात की व्यवस्था है, ये पुरानी व्यवस्था है। तो इस पुरानी व्यवस्था को आंशिक तौर पे फिर से खड़ा करके और हम किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित और बेहतर कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी अपना विचार रखें कि कैसे हम इस मॉडल को अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। पहले तो हम लैंड पूल चिन्हित कर लेते हैं, कहाँ कहाँ जमीन है जो लोग देने को तैयार हैं। जो 10 एकड़ में खेती कर रहा है, क्या वो 2 एकड़ इसके लिए दे सकता है? ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर वो तब देगा जब उसको पता चलेगा कि हाँ, ये 2 एकड़ से हमें साल में 1.5 लाख रुपए मिलेगा, और ये जो 2 एकड़ है इससे 1 ही लाख मिलता है। तो ये सारी जो सीबीए है, इसे बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये करके देना पड़ेगा। और वो उस पे अगर हम संतुष्ट कर ले जाते हैं तो हम साल भर के अंदर ही ऐसे 1000 प्रोजेक्ट खड़े कर सकते हैं। तो सही है, मनोज जी, एकदम बराबर। इस पे थोड़ा और सा बताइए कि जो आपने 3 साल काम किया, जो सामुदायिक वनीकरण का प्रोजेक्ट था, वो क्या था, वो बताइए। वनस्पति का भी किया मैंने। और दूसरी हाँ। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, बाकी जो एग्रीकल्चर गुड्स है, यानी जो भी निकलता है, वो एक साल हम्म। में खराब भी हो जाता है या वेस्टेज होता है। मगर नर्सरी का जो प्रोडक्ट निकलता है, दूसरे साल में उसकी और कीमत बढ़ती है, क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ रही है, उसका ये बढ़ रहा है। तो दूसरे हम्म। साल में, तीसरे साल में भी बिकता है। तो भी उसको अच्छे रेट मिल सकते हैं, वो संभाल के भी रखे जा सकते हैं। सिर्फ उसको पानी देना है और उसका बैग बदलना है, बस उतना ही हम्म। करना है। तो उसकी रेट कॉस्ट बढ़ जाती है, कारण उसमें लॉस कहीं भी नहीं है, लॉस कहीं भी नहीं। और मैंने जो किया था पूरा जैविक में किया था, पूरा जैविक में। हाँ, यानी उसमें जीवामृत से ही मैंने सारे ये बनाए। और जो ये था नदी में से जो गाड़ आता है, उसी पे हम्म। मैंने बनाया था शेन खाद। तो अच्छे हम्म। यानी, और एक राजमुंद्री अपने देश में, जहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट का करोड़ों का बिजनेस चलता है। पूरे हम्म। देश में लोग जाते हैं वहां से पौधे उठा के, और रास्ते में बरसात में बेचते हैं। तो करोड़ों की उलाढाल है राजमुंद्री में या इधर साउथ में। तो वो भी एक है। और हमारा देश ऐसा है कि पूरी सनलाइट है, यानी कहाँ ये जम्मू कश्मीर वगैरह बर्फ। तो इतना स्कोप है पेड़ लगाने में। और फॉरेस्ट भी कम पड़ रहा है, यानी जो कटाई हुई आज तक, वो जगह इतने खाली है कि इसमें अभी 25 साल का इतना स्कोप है कि हम थक जाएंगे। इतने हमारा ये है, सिर्फ एकत्रीकरण करके। हाँ, हमने वन खेती का भी एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। वो 5 लाख प्रोजेक्ट था, जिसमें सिर्फ ये करना था। और ये तो लोगों ने इतने यानी जो बांध रहता है उसमें लगाने के लिए बाम्बू, साग, ये तो इजी चले जाते हैं। बाम्बू का बनाया था मैंने, हाँ, साग का बनाया था। बाम्बू, साग, और ये जो वाइल्ड जो प्लांट्स रहते हैं उसमें। तो इसमें अच्छा लोगों को फायदा हुआ था। और ये हुआ था, बाद में गवर्नमेंट की नीतियां बदल गई तो प्रॉब्लम आ गए। मगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी, अगर हमारे पास बायबैक है, कोई एजेंसी है, या हम कोऑपरेटिव तौर पर हमारा नेशनल लेवल पे, अगर स्टेट लेवल पे काम करते हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मार्केटिंग का उसका। क्योंकि हम किसानों को ऐसे भी प्लांट दे सकते हैं, जैसे पेरिनियल हो, या फिर फ्रूट क्रॉप हो, जैसे ऑरेंज है, संतरा है, फिर टेमेरिंड है, ये है, आम है। तो वो भी उसमें भी अच्छा काम हो सकता है। फिर कोई गवर्नमेंट का ये लेने की जरूरत नहीं, हम ही अपना रजिस्ट्रेशन करके हमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिनको जिनको लगते हैं। तो नर्सरी का प्लांट्स, अभी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी इतना मसला नहीं रहा है, वो भी हो जाता है। इसमें कर सकते हैं हम, छोटे छोटे इसमें ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं प्लांट्स। तो इस कारण ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, अगर एक प्रॉपर बना ले
और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा, और एक वायबल बना ले प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके। तो और अभी हमारे जो डिस्पोजल बायो बायो वो बैग्स आ रहे, तो उसमें भी बहुत फायदा हो जाएगा। बायो डिस्पोजल बैग्स, पॉलीथीन बैग आ रहे, तो उसमें भी उसका फायदा हो जाएगा। और गवर्नमेंट में भी वो पॉलिसी करेंगे कि पॉलीथीन बैन कर देंगे, हम उसको शुरुआत करेंगे तो। इस तरह से बहुत अच्छा काम हो सकता है, और अभिषेक जी, कोऑपरेटिव उसकी बनेगी। हाँ। अभिषेक जी, मैं भी जी दो जी लाइन जी, बोल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सारी बोलिए। बातें बिल्कुल। बता दी हैं। हम्म, अब हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, इंपॉर्टेंस और ये सबको पता है। आप जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो नर्सरी बागवानी प्रोजेक्ट के लिए सहकारिता के रूप में कैसे कराएं, इसमें मुझे दो लगते हैं। एक तो हम सहकारिता बना के इसको किसानों से कराएं, इंडिविजुअल किसान से। दूसरा, हम सारे ही मिलके करें। तो इसमें दो तीन पॉइंट जो आते हैं, बाकी तो आपने डिस्कस कर ही लिया है। सहकारिता समिति बनाएं पहले, और सहकारिता समिति से भी पहले किस एरिया में कौन सा पौधा और क्या है वो जानकारी भी ले लें। तो नर्सरी बागवानी प्रोजेक्ट के लिए सहकारिता समिति में कौन होंगे? स्थानीय किसान, उद्यमी और विशेषज्ञ जरूर होंगे, उसके जैसे हमारे मनोज वानखाड़े जी। प्रोजेक्ट की प्लान करें, वो मैंने बताया ना किस एरिया में किस तरह का आपने आगे बढ़ना है। और सहकारी समिति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट प्लान बनाने में उसके उद्देश्य तय करें। हमने इस एरिया में इतना सब ऐसे करना है, ये है, बाई बैक सिस्टम भी है यहाँ या नहीं है, लक्ष्य क्या है, रणनीति शामिल हो। फंडिंग के लिए आवेदन, जैसा कि सब लोग अब जिक्र ही कर रहे हैं। कुछ सरकारी योजना भी अभी आ रही है, एक नया बना है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हॉर्टिकल्चर मिशन भी है, तो उनकी भी कुछ हमारी सहकारिता ले सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सरी और बागवानी के लिए भूमि का चयन। सभी जगह ऐसा नहीं होता है, फिर वो जो कौन सा पौधा लगाओगे उसका भी चयन, किस एरिया में जहाँ आप बना रहे हो, पहले तो प्रेफरेंस हमने उस एरिया की देनी है। फिर आप नेशनल इंटरनेशनल भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूमि का चयन कैसे करें, उसमें क्या क्या है, उसका जल साधन संसाधन क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, और वहां से परिवहन की क्या व्यवस्था है। जनरली हाईवे या ना उसके रोड के किनारे बनाते हैं कि सभी लोग लेके इधर उधर जाएं। और नर्सरी या बागवानी के लिए आपके आवश्यक संसाधन जुटाने की जरूरत है। तो वो क्या है? बीज है, उर्वरक है, उपकरण है, इस तरह के। और वहाँ काम करने वाले किसान, मैंने बोला ही कि वहाँ के इंडिविजुअल किसान है। फिर उस एरिया में रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे आपने बताया मयंक गांधी का, वो मेरा भी दोस्त है। और वहां से वो जैसे कहाँ पपीता लगाना है, कहाँ फॉरेस्ट्री लगाने हैं, किस तरह वो लगाना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। और इसके लिए अब आप हमने मार्केटिंग की जिक्र किया है। मार्केटिंग में बायबैक तो ये हो गया कि बहुत सी गवर्नमेंट मिशन भी है, और वो तो जैसे इतना बड़ा पौधा, इतना ये पौधा, सब वो लेते ही है एनुअल। और उसके अलावा आप अपना बायबैक और गवर्नमेंट का सहारा ना हो तब भी सोशल मीडिया का करें, आप नेटवर्किंग करें। और प्रोडक्शन डिस्प्ले, किसकी नर्सरी में क्या, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास तो जिसकी नर्सरी में अच्छा लगता है, ज्यादा लगता है, सारे तो कैलकाटा से आते हैं, कोई साउथ से आता है, तो वो सब भी वहाँ इकट्ठे करके, और हम भी ऐसा करें या अपने वहाँ के लोकल बनाएं। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन डिस्प्ले बहुत जरूरी है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी आजकल चल गई है, आपने कुछ ही दिया, आप खुद ही। इवन ये सब जो बागवानी का जिक्र कर रहे हैं, बागवानी में वेजिटेबल भी आती है। नालंगे साहब तो कितने बार जिक्र करें कि हम गमला तैयार करें, सारी चीज तैयार करके, जैसे उसमें फूल आए हम मार्केट करके उसको दे दें। उसमें रखो, अपने बरांडा में रखो, अपने घर में रखो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का भी है। वैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भी सहारा ले सकते हैं, वो भी आपका माल बेच सकते हैं। और ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें, चाहे वो किसान हो, बागवानी बड़े बड़े बना रहे हो। तो इसमें जो मैंने पहले तीन टॉपिक लिया, कि उसमें हमें लोकल किसान, उसमें हमें उद्यमी, उसमें हमें लेना है ये जो एक्सपर्ट, जैसे ये हमारे पास तो मनोज जी हैं। अब सहकारिता में इसमें
कुछ इश्यू आते हैं कि क्या सरकारी नीतियां भी इसमें साथ दे रही हैं क्या। तो सहकारी नीतियां भी हैं। एक तो मैंने अभी जिक्र किया था कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने 25 हॉर्टिकल्चर की पहचान की है और 12 तो बायोलॉजी प्रोजेक्ट आ रहे, वहां हम इस सहकारिता से वी कैन आल्सो टेक बेनिफिट। वनीकरण परियोजना भी सरकार की है। हर साल इतने ये लगाने हैं, किस एरिया में कितने लगाने हैं, और वनस्पति का दोबारा से सर्वाइव करने के लिए परियोजना के तहत करीब 3.5 हेक्टेयर भूमि पर कुछ 3,000 बांस के पौधे, 1,000 फलदार पौधे लगाने का ये एक वनीकरण का भी प्रोजेक्ट है। और सरकारी नीतियां हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर है, MIDH नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसमें भी हम इसका सहारा ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर मैंने बता ही दिया। तो इस तरह हम मिलके ये कर सकते हैं कि हम एक पहले तो समिति बने जिसमें 3 टाइप के लोग हों, वो एरिया सेलेक्ट हो, वह कौन से पौधे क्या है उसमें बढ़े, और ऑल ओवर जा सकते हैं। आपका बहुत अच्छा प्लान है। मार्केटिंग अपनी भी कर सकते हैं, मार्केटिंग गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। मार्केटिंग में बाई बैक है, ये अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इन्हीं को दे देंगे। इनका भी फायदा है, इनके लिए हमने पौधे तैयार कर दिए और ये बेच देंगे। इनकी तो अभी मार्केट बनी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने सारी जानकारी दे दी। अ, इस पे कुछ मॉडल भी बनाए गए थे। इसमें एक मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल एक आकाश चौरसिया जी ने बनाया। उसमें नर्सरी के तौर पे नहीं हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मल्टी लेयर फॉर्म में हम एक ही जमीन से कई तरह की उपज और उत्पाद ले सकते हैं। तो इसमें दो तरह की बेलदार फसलें जो इसमें बेल निकलती हैं, जैसे हो गई आ, लौकी हो गई, तरोई हो गई, और सेम हो गई, और जितने भी बेल पे फैलने वाली अंगूर हो गई, और फिर इसके बाद जो है जड़ों पे रहती हैं, जैसे अदरक हो गई, हल्दी हो गई। ये सारी चीजें लेकर के उन्होंने बनाया था। तो क्या नर्सरी और बागवानी के प्रोजेक्ट के साथ इस तरह का हाइब्रिड बनाया जा सकता है? क्योंकि संभावनाओं की तलाश में सभी लोग रहते हैं। हम लोग भी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं कि सहकारिता को आधार बनाते हैं और उस जमीन को मॉडल बनाते हैं। उस जमीन में नर्सरी और बागवानी को बेस बना करके हम वहाँ से मल्टीपल चीज़ों को निकालें। और ये जो बाई बैक की गारंटी है, बाई बैक की गारंटी तो एक पार्ट हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो सप्लाई चेन है, हमारी जो मार्केटिंग की सिस्टम है, उसको हम किस तरह से बनाएं ताकि ये जो किसान है, ये किसान से सीधे माल उपभोक्ता तक जाए, और अच्छा जो माल है, जो हाई क्वालिटी का माल है, वो सीधे विदेश के बाजारों तक जाए। तो ये सिस्टम तैयार करना, इसको खड़ा करना ही असली कला है। और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारे समूह से जुड़े, सहकारिता समूह से जुड़े सभी लोगों को फायदा होगा और सभी लोग उसका लाभ लेंगे। तो अभी इसी सोच के साथ मैं अन्य साथियों को बुलाता हूँ जो इस विषय पे काम कर चुके हैं या करना चाहते हैं। हमारे बीच में भास्कर पाटिल जी हैं। भास्कर पाटिल जी, देवदत्त जी, आ, धनंजय जी। अभिषेक जी, जी, भास्कर जी। मैं अभी ऐसा बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। हम्म, मैं, मेरी जो खेती है, दो एकड़ खेती मैं आपको देने को तैयार हूँ। जी। लेकिन फिर उसके लिए मुझे कितनी आमदनी मिलेगी साल में, ये आप अभी भी तय करेंगे तो अभी भी वो हम डन कर लेंगे आप ऐसा। जी, तो ये खेती आप दे देंगे, करना हमको पड़ेगा। नालंगे साहब है क्या अभी? अभी नालंगे साहब नहीं है। जुड़े नहीं है अभी क्या? नालंगे साहब की 9 बजे एक मीटिंग है, तो इस वजह से आज वो जुड़ नहीं पाए।
हाँ ठीक है ठीक है। ये खेती केवल जमीन आप दे देंगे, या फिर करेंगे भी आप और हम उसका बाई बैक लेने की गारंटी लेंगे? पहले मॉडल स्पष्ट कर लिया जाए कि क्या क्या मॉडल होगा। मुझे तो सबसे ज्यादा बायबैक की यानी जरा चिंता होती है। बायबैक हमने अगर कर लिया और बायबैक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? और हमसे इतनी मार्केटिंग तो नहीं हो सकती जैसा ब्रिक हम्म। उतना सोशल से या जी इससे जी। नहीं। पर इसी जगह पे काम आएगा कोऑपरेटिव, इसी जगह पे काम आएगा भास्कर जी कोऑपरेटिव। नहीं वो तो जहां है। पर नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आएगा। जो हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव बना रहे हैं, इसी के साथ साथ सपोर्ट के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फॉर्मेट में भी जा रहे हैं। जितने भी मेंबर हैं सभी को पैक्स बनाना या समूह बनाना, अगर पैक्स नहीं बनाना चाहते, बन नहीं रहे, समस्याएं हैं, तो समूह बना लें। समूह का मतलब क्या है कि उसमें हम आपको ये जो हमारी नेशनल कोऑपरेटिव है, तो नेशनल कोऑपरेटिव में ही हम एक एसोसिएट मेंबरशिप या मेंबरशिप का प्रोविजन डाल के, और उस गांव के, उस ग्राम पंचायत के जितने भी 10 20 50 किसान हैं उनको साथ में ले लेंगे। और साथ में लेने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसको हमारे एक्सपर्ट लोग ओके कर देंगे कि हाँ ये फाइनेंशियली भी वाइबल है, ये इकोनॉमिकली भी वाइबल है, ये हर तरह से प्रोजेक्ट चल सकता है और इसमें प्रॉफिट हम दे सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को सहकारिता आधार बना करके वहां पे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जैसे 2 एकड़ आपने दी, 2 एकड़ दूसरे से लिया, 2 एकड़ तीसरे से लिया, किसी से 4 एकड़ लिया, किसी से 3 एकड़ लिया, किसी से 1 एकड़ लिया, ऐसे करके 50 एकड़ का हमारा एक तैयार हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि बगल बगल हो, बस वो मतलब उस क्षेत्र में हो 50 एकड़ का। और वहां पर इस प्रोजेक्ट को कोऑपरेटिव बेसिस पे लॉन्च कर दिया। जब 50 एकड़ का एक साथ काम हो रहा है, तो वहां पे इनपुट कॉस्ट भी थोड़ी सी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक हम प्रॉपर सप्लाई चेन बनाते हुए उनके जो उत्पाद वहां से निकलेंगे उसको हम बेचने का भी एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। हर चीज 50 एकड़, बिक जी। 50 एकड़ का यहाँ से इतनी दूर से आप यानी डिस्ट्रीब्यूशन इसी जिले में करेंगे या लगभग जो ये लगकर मेरी और आपकी दूरी ना देखिए। हम्म? माल कहीं से भी बिक सकता है, माल माल कहीं से भी बिक सकता है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। अब तो हम लोग उस दौर में आ चुके हैं ना, रियल टाइम फसल बढ़ते हुए, और आपकी क्वालिटी जांची जा सकती है। जीआई टैगिंग अभी हमारे संदीप केदारी जी बता रहे थे, तो भी सब कुछ है। बस क्या है ना कि एक जो विल पावर है वो थोड़ी कम हो गई है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका भी समाधान है। बहुत सारे रोबोट आ गए, बहुत सारी मशीनें आ गई, तो काम को 50% 60% तो उन्होंने हल्का कर दिया। बाकी जो है लेबर जहां नहीं मिल रहे हैं, लेबर भी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। और क्या, लेबर के लिए बहुत सारी जो हैं, बहुत सारी जगह हैं जो लेबर क्लस्टर है, जहाँ पे लेबरों का काम ही ये है कि बलदेव जी, हाँ जी हाँ जी। ये आपका ओपन है, स्पीकर। मैं म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो बहुत सारे लेबर क्लस्टर हैं, लेबर लेबर वहां से हम ले सकते हैं। सारा चीज हो सकता है। बस क्या है कि एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाए, और इसीलिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करने का प्लान है। कि लोगों को हम कभी नहीं ये रिकमेंड करेंगे कि आ, आप सारे अपने चीज एक ही जगह रख दो। उसमें अंग्रेजी में कहावत होती है, नेवर पुट योर ऑल एग इन अ सिंगल बास्केट। तो ऐसे ही एक छोटे से हिस्से से शुरू करते हैं, और जब वहां से प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके आधार पे फिर हम उसको बड़ा कर लेंगे। लेकिन हाँ, आधार जो है सहकारिता ही रहने वाला है। भास्कर जी। हाँ तो ठीक है। आप बताइए कब क्या करने का है ऐसा। हाँ, बस ये शुरू ही है। अब 12 तारीख को, 13 तारीख को जब हम लोग वहां निकलेंगे, तो अगला दिन है मकर संक्रांति, और संक्रांति से क्रांति चालू होगी। ठीक है, संक्रांति से क्रांति की शुरुआत होगी। सभी लोग मिलके काम करेंगे, सभी को जिम्मेदारियां बांट दी जाएंगी,
और वहाँ से हम लोग जब निकलेंगे तो सारे, क्योंकि 17 विषय हमें बताए गए कि वो 17 विषयों में सारी सब्जेक्ट आ जाते हैं उसमें। हाइड्रोजन से लेके और बायोगैस और कृषि से लेके और विपणन और उत्पादन और प्रोसेसिंग और सब कुछ आता है। तो वो सारे विषयों में हम 17 विषय मल्टीपर्पज बना ले रहे हैं। लेकिन मल्टीपर्पज बनाने के साथ ही साथ हमको करना क्या है कि ये जो हमारा वो बन रहा है उसमें जो मुख्य विषय हैं जहाँ पर हम आ, मतलब कम समय में रिजल्ट दे सकते हैं उनको हम प्राथमिकता पर लेके करना शुरू करेंगे। तो अभी ये जो चर्चाएं हो रही हैं ये एक तरह का ये हमारा प्री प्रिपरेशन है। और जब हम लोग उस दिन बैठेंगे तो वहां से निर्णय लेके उठेंगे और काम शुरू कर देंगे। नर्सरी के संबंध में ही जो है ना, जी ये सब हम पूरी करेंगे। तो नर्सरी में अगर आप बोल रहे हैं तो यानी हमको गारंटीड इनकम कितना दोगे, और उसके बाद में कितने साल तक के करेंगे, और हर साल कुछ बढ़ाएंगे या कैसा रहेगा, इसके संदर्भ में भी इसके चर्चा लिए होगी। वाईपी सिंह जी को मैंने बुलाया हुआ है। वाईपी सिंह जी, क्या हुआ कि वो जर्मनी में है। जब मेरी हाँ, बात हुई उनसे तो मैं समझ नहीं पाया, फिर इसके बाद दोबारा मैंने फोन किया तो वो कहता है कि मैं जर्मनी में हूँ, मैं नेटवर्क एरिया में जैसे ही आऊंगा वैसे कनेक्ट हो जाऊंगा। वो अभी जर्मनी गए हुए हैं छुट्टियां मनाने। तो वो जुड़ेंगे तो वो सारी चीज बता देंगे। अगर आज नहीं हो पाया, वैसे हमारे वो कोऑपरेटिव के मेंबर हैं। हमारी जो नेशनल कोऑपरेटिव बनी है उसके वो इज वन ऑफ मेंबर। तो वो ऑलरेडी हमारे ही समूह का हिस्सा है। तो वो हो जाएंगे। इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन जो है वो देश में 45,000 नर्सरीज का एक समूह है। 45,000 नर्सरी, और हाँ, हर राज्य में हर जिले में उसके मेंबर हैं। हाँ। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा हुआ है भास्कर जी। और ये चलिए, जो नर्सरी के बारे बात में, जी जी, वाईपी सिंह सर आने के बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, वाईपी सिंह जी आएंगे तो उनसे उनसे उनके सामने ये सारी चीज़ों पे बात होगी और विस्तार से होगी। क्योंकि वो तो इसीलिए जुड़े हुए हैं। उनका क्या प्रोग्राम है? उनका लक्ष्य ये है कि देश के हर एक ग्राम पंचायत में एक नर्सरी बने। इस विजन को लेके चल रहे हैं। सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं। यहाँ पर एक लक्ष्य ये भी लेके चला जा रहा है कि हर एक ग्राम पंचायत में 200 से 300 पशुधन वाला गौशाला खुले, जिससे कि साल में एक साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया जा सके। जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम का वो है यूएसपी, कि भाई हम हर हर ब्लॉक से 200 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त आय जनरेट करेंगे। पूरे देश में 14 लाख करोड़। हाँ, तो ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो जो जिनको जोड़ करके ये आंकड़ा पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वाईपी सिंह हमारी स्ट्रेंथ है सर, हाँ, नर्सरी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत वाईपी बड़ी सिंह स्ट्रेंथ है। बहुत हाँ, बड़ी स्ट्रेंथ। अगर उसका यूटिलाइज किया जाए तो करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, करोड़ों का। अरे हाँ, वो करोड़ों का करते हैं भाई। अगर कोई आदमी अभी पूरे जिंदगी के मजे लेते हुए और काम कर रहा है, विदेशों में घूम रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस है, तभी तो कर रहे हैं वो। और उनका जो प्रोजेक्ट है, जो उनका प्लान है, वो उसमें जो उनका लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत में एक छोटी नर्सरी या हर ब्लॉक में कुछ एक दो बड़ी नर्सरियां खड़ी की जाएं। उसी में ये हमारा जो ब्लॉक अडॉप्शन विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम है ये ये सपोर्ट करेगा। उसमें ही हम लोग मिलके काम करेंगे और कोऑपरेटिव से जोड़ करके इसको फाइनेंशियल गेन में कन्वर्ट किया जाएगा। एकदम बराबर। उसको कोऑपरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका ही एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाएंगे। जी हाँ जी, जी कोऑपरेटिव जी। में कन्वर्ट करके और उसको बिजनेस मॉडल बना के तैयार करना है। इसमें एक हमने हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन हमारे एक दादा ने दिया था। उसमें मैं उनको फिर से बुला लूंगा। वो कलकत्ता से थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से स्टूडेंट्स के माध्यम से, छोटे बच्चों के माध्यम से, जो क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक के हैं, तो उनको लेकर के ये मॉडल क्रिएट किया जा सकता है।
हाँ, क्योंकि हमने भी दिए थे सर, हमने भी दिए थे स्कूलों में। एक किसी जी मौके 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो मैं रखता था उनका ये वृक्षारोपण। फिर एक स्मृति वन हमने तैयार किया था, यानी जिसके हमारे गुजर गए उसकी जो सालगिरह रहती है, तो उस समय वो जाके वहां पेड़ लगाए। हाँ, इस तरह से हमने वो मॉडल्स तैयार किए थे और सभी स्कूलों में दिए थे हमने, बिल्कुल। सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से। हाँ अभी फूलों का कितना बड़ा मार्केट है। फूल यहाँ पर अपने यहाँ कितनी खपत है, मंदिरों से लेके और दरगाहों तक, और शादी कार्यक्रमों से लेके और नेताओं के स्वागत तक हर जगह फूल लगते हैं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन कितना है, कैसे पूरा करें, फल उसका एक माध्यम है। तो कई बार तो मिलते ही नहीं। मैं आपको बताऊं, चंदन चंदन जो है, चंदन का पेड़ के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर ये जो आपका मराठवाड़ा का क्षेत्र था पहले, अब वो कर्नाटक में चला गया है। तो वहां पर चंदन के पौधों का किसी ने बताया कि इसका वृक्षारोपण करके पैसे कमाए जा सकते हैं। लोगों ने बहुत चंदन लगाया और चंदन के साथ सपोर्टिंग एक दो क्रॉप लगा दिए। हम्म, तो इस तरीके से चीजें जो हैं चल रही हैं, अलग अलग जगह चल रही सर, डीएस डीएस ग्रुप का चंदन का कितना बड़ा इंडिया में वो है, वो हैं जी। उसका, हाँ, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है डीएस ग्रुप का, हाँ, चंदन का। ये डीएस ग्रुप हमारे का महाराष्ट्र ये में भी करीब करीब 50 एकड़ में उन्होंने चंदन लगाया है, और सपोर्टिंग में जी आम लगाया है, मिलिया डुबिया लगाया है। हाँ, और टैमरिंड लगाया है, नींबू यानी मंडेरिन यानी सिट्रस के प्लांट लगाए उन्होंने, तो उनका बहुत बड़ा। हमारी हमारी एक संस्था है आईएपीसी, जिसका मैं मेंबर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसमें एक हमारे सदस्य हैं, उन्होंने 50 एकड़ में खुद चंदन लगाया है। 50 एकड़ में। तो चंदन जैसे प्लांट्स को हम क्यों नहीं ले सकते। तो चंदन के साथ क्या होता है कि साथ में दो दो तीन और पौधे लगा सकते हैं आप, अलग अलग तरीके के, क्योंकि चंदन जो होता है वो अपने से एनर्जी नहीं बनाता, अपने से वो नहीं लेता, दूसरों के जड़ों से लेता है। ऐसा कुछ होता है उसका सिस्टम। हाँ सर, मैं हाँ सर, गया था होस्ट प्लांट, उसको होस्ट प्लांट चाहिए। जी जी 7 साल तक वो अपने दूसरे के जड़ों में से सारे अन्न द्रव्य यानी न्यूट्रिशन लेता है। हाँ, तो उसको होस्ट प्लांट की जरूरत पड़ती है, तो वो 12 साल जी में तैयार हो जाता है। 7 साल के बाद में वो इंडिविजुअल अपना काम करना शुरू कर देता है। हाँ, जी। होस्ट वन प्लांट। कनेक्ट, उसको 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 साथी चाहिए, कंपनी। हाँ, हाँ उसको मैंने कोऑपरेटिव में अभी अभी पिछले 3-4 महीना पहले 50 पेड़ लगाए हैं, ये इस तरह के, वो भी कर्नाटका से ही आए हैं। बहुत हाँ लंबा चल रहा है। तो पहले तो उसके साथ उसके जो नर्सरी तैयार की जाती है, उसमें नर्सरी में ही एक घास जैसा पौधा लगाना पड़ता है। और इसके बाद जब वो ये खेत में लगाते हो, तो उसके साथ एक कंपनी प्लांट चाहिए। वो कई तरह के प्लांट है, और सबसे अच्छा प्लांट आपका तुअर है। हाँ, तूर है। तुअर है, तुअर है। हाँ, तुअर बिल्कुल। लगा। तो हाँ, सबसे बेस्ट अच्छी होस्ट बात। प्लांट है। हाँ हाँ। हम्म, जी 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 जी, थैंक यू। तो कमाई आती रहती है। देवदत्त जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देवदत्त जी जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास शहद की उत्पादन है, हमारे पास लगभग 1 टन शहद होगा हमारे पास इस समय। तो अगर हम इसकी बिक्री करना चाहें तो इसको प्रोसेस करके हम बिक्री इसकी कर सकते हैं तुरंत ही। तो इसका कोई हम्म, ऐसे प्लान बना लें और बैठ करके तय कर लें और किस तरह से बिक्री करेंगे इसको अभी तुरंत तैयार करके, मतलब एकदम तैयार कर सकते हैं। ये मेरा कहना था, धन्यवाद। अच्छा, 1 टन शहद है, कहाँ पर है? बरेली में है? जी हाँ, बरेली में है, हमारे घर के पास में गोदाम है। हम 3-4 लोग मिलकर काम किया करते थे, तो अब ये बक्से जहां तहां ले जाने पड़ते हैं। तो एक सेट हमारे यहाँ रखा हुआ है, एक सेट दूसरी जगह रखा है, 3-4-5 जगह सेट रखे हुए हैं, और प्योर 100% प्योर है 3 लोगों के पास, हम लोगों के पास। हम 3 लोग हैं काम करने वाले। तो ये जो मक्खियां हैं वो किस चीज से शहद बना रही हैं? आसपास किस चीज, कौन से फल फूल होते हैं इस जिससे समय ये? हमारे यहाँ इस समय हमारे यहाँ सरसों का पौधा है, सरसों से इस समय शहद मिल रहा है। तो सरसों का अच्छा शहद हमारे पास है ये। अच्छा, सरसों से शहद है, ठीक है। हाँ, सरसों तो का आप शहद है। इसका इसका रेट एट बना के दे दीजिएगा, सभी लोगों को बता दीजिए।
सभी लोग अपने नॉलेज में रखेंगे और जल्द ही आपका ये माल उठ जाएगा। ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि इसको घर के लोग प्योरिटी की जैसे गारंटी है, प्योरिटी से प्योर शायद नहीं मिलता हमारा, कहीं भी किसी जगह लैब में टेस्ट करा लीजिएगा, 100% का है, कोई मिलावट नहीं है। और जितना जैसे जब जब जैसे पौधा है तो पौधों पे जो पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है, इससे मक्खियां शहद ले रही हैं, तो उसका अंश तो आ ही रहा है, उसमें तो हम रोक ही नहीं सकते, ये क्योंकि शहद ऑर्गेनिक नहीं हो रही है। इस शहद का रेट क्या है इसका? इस समय शहद का रेट 200 रुपये हमारे यहाँ जा रहा है, 200 रुपया कितना? 1 किलो। अच्छा, हम जो फुटकर में दे रहे हैं लोगों को, वो 200 रुपए का 1 किलो दे रहे हैं पैक करके। सर बल्क तो का बड़ा रेट क्या होगा? बल्क का रेट क्या होगा? आप जी, बताइए। बल्क पूरे बल्क का रेट, बल्क एक बल्क साथ 25 किलो में एक साथ 25 25 किलो, तीस हाँ तीस हाँ, किलो कंटेनर 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 के। जी जी जी। हाँ, पूरा कंटेनर का, तो उसमें हमारा लगभग 150 के समथिंग बैठेगा। ठीक है, और ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे। ओके। हिमाचल हाँ में हिमाचल में पहुंचाना हो तो कैसे आएगा हिमाचल में? हाँ हाँ आए। हिमाचल में कैसे आएगा वो? अब यही तो सब लोग बैठ करके, हम तो हैं बरेली में हैं, तो हम तो ये जान ही नहीं सकते। हम तो अब ये जब से मीटिंग में जुड़े हैं तब से हमें पता लगा कि पूरे भारतवर्ष में ये चीज है। तो हम तो ये सोच रहे थे, हमारे यहाँ बिक्री की डिमांड ही नहीं है, यहाँ यहाँ शहद का पिछले साल तक का शहद पड़ा है हमारे पास। एक अरे बार सारा बिक जाएगा, सारा बिक बिक जाएगा। जाएगा, बिक जाएगा। सब ले लेंगे। यहाँ मेरे घर में ही मैंने जो साल में जो है 15 किलो के करीब लगता है। जी, ठीक, तो लग हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और आप अपना नंबर डाल दो, ये सभी साथी जो हैं ये मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है। जी जी, भी लोग देवदत्त जी से संपर्क कर सकते हैं और जी जी, देवदत्त बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। ठीक है। चर्चा कर रहे थे। इसमें जो नर्सरी और जो बागवानी का विषय लिया गया है, इस विषय पे कई जगह बहुत सारे काम हुए और साथ ही साथ कुछ उसके ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर कुछ दिक्कतें भी आई। दिक्कतें तो होती ही हैं, हर चीज में होती हैं, तो समाधान भी निकालना पड़ता है। तो अभी ये जो सहकारिता को आधार बना के हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके रखो। कोलोगोमेट बनाते हैं कंपनियां जो होते हैं ना, कोलोगोमेट बनाते हैं, बहुत सारे चीजों में वो कंपनी डील कर रही होती है। रिलायंस है, जैसे रिलायंस है तो कोलोगोमेट है। तो ऐसे ही जो किसान है, किसान भी अगर अपने सारे कृषि व्यवसाय को डाइवर्सिफाई रखेगा तो वो कभी घाटे में नहीं जाएगा। सहकारिता उसको ये अवसर देती है कि एक ही किसान हमारी जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ करके और 5 अलग तरह के प्रोजेक्ट में अपने चीजों को लगा सकता है और 5 अलग जगह से जो उसकी आय होती है उससे कहीं ज्यादा कमा सकता है। तो ये सोच हम लेके चल रहे हैं और यही सोच पहले हमें उन किसानों को देनी है, उन लोगों को देनी है जिनको लेके हमें आगे बढ़ना है। अगर सोच से कोई जुड़ गया तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया, और बाकी काम जो है वो हमारी मेहनत और हमारी जो विशेषज्ञता है वो कर देगी। तो इस सोच के साथ ये इस तरह के प्रोजेक्ट, जैसा आज हम लोगों ने चर्चा की है, इस तरह के अलग अलग वर्टिकल में प्रोजेक्ट खड़ा करने का प्रयास हम लोगों का चल रहा है। और सभी वर्टिकल्स के विशेषज्ञ को लेकर के उसको राष्ट्रीय स्तर की सोच के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच के साथ करने का इरादे के साथ ये किया जा रहा है। कोई साथी और कुछ इस पे बात रखना चाहता है, कुछ उसका विचार है तो वो रख सकता है। इसका कोई पक्ष, कोई पहलू टूटा हुआ है तो उस पर बात कर सकता है। और 12 और 13 तारीख की मीटिंग में अवश्य पहुंचे रालेगण सिद्धि। यह सेल्फ फंडेड प्रोग्राम है। पिछली बार क्या हुआ था, हम लोगों ने टूर प्रोग्राम बनाया था, दूसरी जगह गए थे। इस बार हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। पूरे 2 दिन हम लोग वहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे।
तो हमारी 12 तारीख को सुबह 9 बजे से मीटिंग चालू होगी और 13 तारीख को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब तक भी सब लोग चाहेंगे तब तक चलेगी। और इस तरह से हम लोग 2 दिन रह के वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ लोगों को नागपुर जाना है, कुछ लोग और जगह जाएंगे, जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा। 14 तारीख से हमारा काम शुरू हो जाएगा और चीजें जुड़ती रहेंगी। 17 विषय में हमारा पहला प्रयास ये है कि 2 विषयों में, 3 विषयों में हम लोग काम शुरू कर दें और फिर इसके बाद और विषय जोड़े जाते रहेंगे। तो मीटिंग में 12 तारीख और 13 तारीख की मीटिंग में पहले तो हमारे नेशनल कोऑपरेटिव के पेपर तैयार होंगे। पेपर तैयार में कुछ साइन आइन लिए जाते हैं, वो साइन आइन ले लिए जाएंगे और साथ ही साथ जो साथी नहीं आ पाएंगे तो उनसे साइन लेने का प्रक्रिया फाइनल कर ली जाएगी कि कौन किससे कौन करवा लेगा। और साथ ही साथ जो बिजनेस प्लान है उस पे चर्चा हो जाएगी। बिजनेस प्लान का ही ये पार्ट है। अलग अलग विषयों पर हम लोग प्लान सोच लेंगे और किसको पहले स्टार्ट करना है वो भी वहाँ पे तय हो जाएगा। फिर बाई लॉज जो हैं वो बाई लॉज पे भी वो कर लिया जाएगा, क्योंकि उस समय तक चीज़ें हमारे सीए के पास ही रहेंगी और सीए उसमें चेंज कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। तो इस तरह से ये जो जितने सभी प्रमुख विषय हैं उन पर चर्चा हो जाएगी और इसको ज़्यादा हम लोग फैलाएंगे नहीं, क्योंकि 2 दिन में इससे ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इतने में ही हमको फोकस रखना है। सभी लोग अपने अपने कोई भी अगर उनका विचार है तो उसको लिख मिख के ले आए, चाहे पेपर में ही लिख के ले आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सबमिट हो जाएगा और रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो जी अभिषेक जी, ये जो आप रालेगांव की बात कर रहे हैं, जी इसमें आपके 2 पैक्स तो वहीं इसी में आपको बनानी चाहिए आप सबको। एक है ये जो आप नर्सरी की बात कर रहे हैं, बागवानी की बात कर रहे हैं, और दूसरा है आपका गौपालन की। जी ये जो अन्ना जी ने 3.5 एकड़ जमीन ऑलरेडी एग्री हुआ है, दे दी है। वो जमीन आपने नहीं देखी पर काफी लोगों ने देखी है, मनोज जी ने भी देखी है। तो वो जमीन वो तैयार है, लेकिन उसे स्थानीय किसानों की पैक्स बनेगी, कुछ एक्सपर्ट की पैक्स बनेगी और कुछ उसमें उद्यमी वगैरह जुड़ के ये 2 काम इमीडिएटली हो सकते हैं। वहाँ जमीन है, ट्यूबवेल है, पानी है और वो सब सब चीजें तैयार है, इवन गायों के लिए वो भी है। तो ये चाहे इसका दोनों का एक ही रूप दें या एक पैक्स वहां बना के ये काम की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा कोशिश करना। धन्यवाद। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस पे हम लोग बात करेंगे, कल से ही चर्चा शुरू करेंगे। वहाँ के लोकल लोगों को हम एक्टिव कर रहे हैं। सुभाष जी भी जाते आते रहेंगे और उसी कि लोकल का ही कंट्रोल रहे, लोकल लोग ही उसको संभालें, हम लोग उसको ट्रेनिंग और मार्केटिंग में सहयोग देते रहें। जी अन्य कोई साथी? आचार्य अंतरंग जी, कल्याण दादा, अलका दीदी, दीपक जी, मैं नाम पढ़ता जाता हूँ। कोई अन्य साथी? जी नमस्कार। नमस्कार। वो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ कर जो हमारा तरुकुल का जो विषय है, पंचकुल में गुरुकुल का एक बहुत बड़ा विषय हुआ करता था। आज हम लोग इसको मॉडर्न एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट करें। अगर ये बचपन से ये परंपरा बनेगी तो बच्चों को बड़े होने के बाद हम लोग आज जो अप्राकृतिक भोजन करते हैं तो उसको हम लोगों को बचपन से ये समझ में आएगा कि सही आहार कैसे मिलेगा जब हम सही उसका कृषि से जुड़ेंगे। और जिसमें पर्माकल्चर जो है, जो गंगा मंडल का जो प्रयोग किया था दाभोलकर साहब ने, तो वो अक्षय कृषि वगैरह उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। दादाजी हेलो।
जी जी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। जी जी। तो इस तरह से ये गुरुकुल से जोड़ करके ये विषय अच्छा मतलब एक अच्छा विषय है, हम लोग कर सकते जी हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। एक हमारे साथी हैं Realme C21Y, आपने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें। Realme C21Y। और प्रदीप जी हाँ कुछ आप कहना चाह रहे? नमस्ते प्रदीप जी, मेरा नाम रागिनी है। जो आप रियलमी करके है मेरा। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। नमस्कार। मैं थोड़ा 9 बजे के आस जुड़ी थी, तो थोड़ा बहुत मैंने सुना के बात का। जी मुझे ये एक जानकारी लेनी है कि जैसे सरकारी स्कूल हैं उसमें हम वानिकी को कैसे जोड़ सकते हैं। अभी जैसे न्यूट्रिशनल गार्डन है या फिर मेडिसिनल प्लांट नॉलेज है बच्चों के लिए, तो हम इस विषय को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। आ, दिलीप जी, वानखेड़े जी, जी मनोज जी। जी जी। हाँ जी। एकदम बरोबर है मैडम। हमारे महाराष्ट्र में इसका प्रयोग प्रयोग हुआ है। जो स्कूलों में है तो उसमें हम न्यूट्रिशनल प्लांट वो देते हैं। जैसे उसको क्या बोलते हैं हम, यानी शेवगा, हम उधर ये बोलते हैं, उसकी फली आती है। तो वो प्लांट हमने दिए थे हमारे नर्सरी में से। तो वो बहुत ही हाईली न्यूट्रिशंस होता है। हम्म, तो वो प्लांट हमने यानी उसमें स्कूलों में दिए थे। तो उसका अच्छा फायदा, उसकी पत्ती भी उसमें न्यूट्रिशंस रहती है। और ये हम सहकारिता के रूप से अगर करते हैं, अगर ऐसी नर्सरी करते हैं, तो स्कूलों में से भी ऑर्डर आती है। हाँ, जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में ने हमने बहुत दिए थे प्लांट उसके। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और डिमांड है उसको। हाँ, और बच्चों को भी अच्छा लगता है इसमें काम करने के लिए। हाँ, तो बहुत बहुत बढ़िया विचार है। और वो कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। कर सकते हैं, उसकी डिमांड रहती है। फिर स्कूलों में भी हम बच्चों को ये दे सकते हैं। जैसे बच्चे भी अपने बर्थडे पे एक वृक्ष लगाए। एक अभियान चलाया था हमने कि अपना बर्थडे अगर करना है तो स्कूल में एक पेड़ वो नर्सरी ले जाके वहां लगाए अपना बर्थडे, और उसमें डेट लिखे, यानी एक बोर्ड लगाए। तो वो बहुत बढ़िया उसको रिस्पांस मिला था हमको। हाँ, तो वो भी, जी हाँ, अच्छा काम हो सकता। रागनी जी, आपका सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है आज, आप लेट ज्वाइन किए। यह तो फॉरेस्ट का सारा डिस्कस हो रहा है कि हम कैसे नर्सरी बनाकर कैसे पेड़ों को आगे बढ़ाएं, और साथ साथ बागवानी के लिए भी है। आप बोलिए इस पे। हाँ जी, कुछ ये भी था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को हम कैसे कोऑपरेटिव बना के इस चीज से जोड़ा जाए कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए एक अपना कोऑपरेटिव बना के। और इसमें वैल्यू एडिशन की जैसे हैं जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस NTFP है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कई जगह मैंने देखे हैं वो कर भी रहे हैं। तो उसको हम बिजनेस के रूप में कैसे सेटअप कर पाए स्टूडेंट्स के साथ करके, इसका भी कुछ विचार किया जा सकता है आप लोगों के सहयोग से। जी। इसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं, ग्राम स्तर के, पंचायत स्तर के स्कूल्स की बात करते हैं, तो उसमें जो स्कूल होता है उसमें ग्राम प्रधान जो होता है उसमें उसको भी एक जिम्मेदारी मिली होती है। और जो ग्राम सभा है उसके पास बैरन लैंड होती है, खाली जमीन होती है। तो कुछ जगह ऐसा प्रयोग किया गया है कि ये जो वहाँ के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को वो किचन गार्डन टाइप का एक्टिविटी में लगाने के लिए उनको कुछ जमीन दी जाती है और वहाँ पे वो पेड़ लगाते हैं। और वो बच्चों को जिम्मेदारी होती है कि उन पेड़ों को बड़ा करेंगे, उनसे जो उत्पाद आएंगे उनको उपयोग करेंगे। और इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। और कई सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की बात करें तो ये जो 29 विषय हैं
ग्राम सभा के ग्राम सभा के जो 29 विषय हैं, उसमें ये कृषि भी आती है, बागवानी भी आती है, और आपका पशुपालन भी आता है, और शिक्षा भी आती है, और स्वास्थ्य भी आता है। तो ये तो सभी एक ग्राम सभा की पावर है, अथॉरिटी है, वो अपने हिसाब से इसको किसी भी तरह से कर सकती है। अब वो उसको एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के करे, या अनरजिस्टर्ड रहते हुए ग्राम सभा के अंडर में ही हर सदस्य को मेंबर मान के और किया जाए, ये वहां के लोगों के ऊपर निर्भर करता है, वहां के सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग जो ये कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों ही मॉडल है। यहाँ पे रजिस्टर भी हो सकता है, नहीं भी रजिस्टर हो सकता है, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और अगर आपको इसको विस्तार से समझना है, तो ये जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट और 11वीं और 12वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, उसको आप देखिएगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बस यही है कि वो विल पावर नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है, इसलिए हो नहीं पाता है। हाँ, हमने सर वो स्कूलों में जो है माल न्यूट्रिशन के लिए ड्रम स्टिक का ये किया था। ड्रम जी स्टिक जी का बहुत हाँ, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। मिड डे मील में भी वो ड्रम स्टिक का वो डाल के दिए थे, और उसका जो पाउडर बनता है पत्तों का, वो भी बच्चों ने लेके गए थे, उसका भी बहुत यूज किया था, और कर रहे हैं अभी जो जो स्कूलों में है वो। हाँ, हाँ हाँ, ऐसे ही किया जाता है। और कुछ जगह तो बकरियां भी की जाती हैं, वो अलग अलग जगह के प्रोग्राम्स हैं। कुछ जगह हाँ, मुर्गियां भी दी जाती हैं, जहाँ जिस तरह की सोसाइटी होती है उस तरह का वो लोग प्रोग्राम चला सकते हैं। हम लोगों के हाथ में पावर है। विनोद सिहाग जी, आपने हैंड रेस किया था। विनोद सिहाग जी, विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और डिस्कशन भी बहुत अच्छा हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी हुआ है। और अभी लास्ट में एक क्वेश्चन भी आया रागिनी मैडम जी का, कि युवा क्या कर सकते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में जो अभी एक चीज आई तुरंत ही, कि कोऑपरेटिव के माध्यम से जैसे आपने जो भी सदस्य बनते हैं, वो अपने घर पे, जो आपने एक सब्जेक्ट रखा किचन का, बागवानी का, तो घर पे पेड़ पौधे लगाएं। और आजकल ब्याह शादी में, टेंट में, या जो भी फंक्शन होते हैं, उन सभी में एक सिस्टम चल रहा है, रियल पेड़ पौधे लगाते हैं। तो उन संस्थाओं से, एक संस्था के माध्यम से उन घरों से लिए जा सकते हैं और किराए पे आगे दिए जा सकते हैं। तो युवा ये डिजिटल मोड के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर सकता है, और घरों में पौधे लगवा भी सकते हैं, तो इससे भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। दूसरा जो चल रहा था पहले एक विषय बागवानी का, तो इसमें हमारे ये एक विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो स्थानीय वनस्पति है उसका हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ पौधे तो हैं वो कहीं भी उग जाते हैं, लेकिन जनरली भारत की जो स्थितियां हैं उनमें अगर किसी दूसरी जगह किसी और पौधे को लेके लगाना चाहें तो नहीं उग पाते। तो इसका भी हम नर्सरी में, और जो भी लोग जुड़े हैं, इसका भी एक विशेष ध्यान रहे, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। मेरा इतना ही जी कहना। जी, बिल्कुल सही मेरा बात मेरा कही एक है पॉइंट मेरा एक पॉइंट धार्मिक आदमियों से है कि हम लोग अपने अस्तित्व गंगा जी में जाते हैं, यमुना जी में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, वहां एक सभ्यता डेवलप की जाए, और कि हम वहाँ पूजा करें, गंगा नदी की, सब कुछ करें, फूल पौधे वो अस्थियां हैं उनको 2 फुट खड्डा खोद के उसमें दबा दें, और जब पौधा धीरे धीरे गंगा जी का पानी डाल दें, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो उसमें नाम का दे, उसकी मेमोरी में ये है। ऐसे ही हम जब गंगा का पानी लेके अपने गांव में आते हैं शिवरात्रि के दिन, तो हम उस पानी का बोतल का प्रयोग सही ये करें कि मंदिर में चढ़ाओ, जहाँ चढ़ाओ, जो चढ़ाना है चढ़ाओ, फूल वूल सबके साथ 2 फुट का खड्डा अपने गांव में इस जगह में करके, और उसमें वो पौधा लगाएं, फिर जैसे बड़ा होता है इन मेमोरी ऑफ सो एंड सो। तो ये नर्सरी हमें धार्मिक स्थलों पर भी डेवलप करनी चाहिए। धन्यवाद।
अभिषेक जी भाई साहब, अभिषेक जी भाई साहब। हाँ हाँ, बोलिए 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 प्रदीप जी। हाँ, मैं पूरी चर्चा सुन रहा था। और ये मेरे जैसे आपने वो आज बहुत अच्छी चीज भी ली है, उसको एक तो मैं प्रसंग के रूप में रखूंगा और एक सच्ची घटना के रूप में बात को रख के थोड़ी आगे बढ़ाऊंगा। कि एक मैंने तो एक लेखन में मेरा लिखा था, आप तो जानते ही हो मेरे को, कि उसमें एक यूनिवर्सिटी का एक बच्चा पढ़ रहा था, जैसे रीना जी और वो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे थे कि कॉलेज का वो उस स्टूडेंट था, उसको हाईलाइट होना था, प्रसिद्धि होना था। तो उसने पता नहीं उसके मन में क्या आया, लाभ का चिंतन आया, क्या उसका चिंतन आया, तो उसने क्या किया, वो कॉलेज के गुंबज पर चढ़ गया और उसने 8-10 लोगों को उसने गोलियों से भून दिया। भून के फिर वह उसको उतारा गया पुलिस के द्वारा, जैसे भी सिक्योरिटी के द्वारा उतारा गया और वहां पे न्यायालय में ले जाया गया। न्यायालय में कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहा कि मेरे को इसमें प्रॉफिट लगा कि प्रसिद्धि मिलती है, और किसी ने कहा था कि इसमें फटाफट सोशल मीडिया में और मेरे जगह प्रसिद्धि हो जाती है और आगे से आगे अच्छा काम हो जाता है, इसलिए ये एक नजरिया ही हो गया। मतलब उसमें उसका हाईलाइट क्या था, चिंतन क्या था, कि मेरे को लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। दूसरा, आज मेरे घर के बारे में, गार्डन के बारे में, कि मेरे यहाँ पे कोई मैंने गार्डन एक नया लगवाया, हम लोगों ने सेटअप करवाया। तो गार्डन लगाने वाला आदमी वो गांव में, हमारे गांव में इतने लोगों के गार्डन लगा रहा है और कर रहा है, पूरा मेंटेनेंस करेगा और करेगा, महीने के उसके पैसे तय कर दिए। तो वो सारे काम कर रहा है और कर रहा है, फिर भी उसका जो जीवन स्तर है, उसका जो उसकी जो काम करने वाले हो रहे हैं, उनका जो फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड है, बैकअप है, वो उनका सॉलिड नहीं हो रहा। वो लोग आगे उसको टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको जंप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो दो चीजें आ रही है, जैसे भी रीना जी ने कहा था कि कॉलेज के विद्यार्थियों और के लिए, और जैसे उन्होंने मनोज जी ने कहा था वो कर लेंगे, परंतु उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए भूख लगेगी और उसके लिए पास टारगेट अचीव होगा और उसके लिए आगे बढ़ेंगे, और वापस प्रॉफिटेबल उसका रिटर्न कैसे मिलेगा, वो चीज कैसे उसको आप तारतम्य से मिल जाए और कैसे उसको अच्छे से अच्छी कोऑपरेटिव के माध्यम से आगे बढ़ा जाए। बस वो एक मेरा एक उसमें जिज्ञासा भरा प्रश्न था अभिषेक जी भाई साहब। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे सब जने, ये बात थी। बिल्कुल, इसका केवल एक ही उपाय है, सहकारिता, ग्राम स्वराज और उत्पादक का उपभोक्ता से सीधा जुड़ाव। समय हो चुका है। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, आज हमारे बीच में कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए थे, और मैं आग्रह करूंगा संदीप केदारी जी से कि आज के कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन करें, थैंक्स नोट प्रेषित करें और हम लोग सभा को खत्म करें। संदीप जी। सभी को प्रणाम। आज का विषय जो नर्सरी कोऑपरेटिव बेसिस में जो मॉडल डिस्कस किया हमने, बिजनेस मॉडल, तो सभी ने बहुत अच्छा सुझाव रखे। और हम जब 12-13 को मिलेंगे तो मुझे लगता है एक मॉडल तैयार करके मिलेंगे, जो या पॉइंट्स लेके मिलेंगे 12 या 13 को। तो ये मैं घोषित करता हूँ कि आज की मीटिंग यही समाप्त हो गई। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।